Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today's video is void and voidable contract. So before we move on, I would like to tell you that if you have not watched my previous videos on the Indian Contract Act, do watch that videos because this topic is void and voidable contract. और मैंने अपनी पहली वीडियो में ही कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को बिल्कुल बेसिक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया है. I'll only tell you the definition in this video. If you want to know that concept in depth, do go and watch that video. उसका link आपको description box में मिल जाएगा. So contract word has been defined under section 2, subclause H of the Indian Contract Act. Indian Contract Act कहता है कि a contract is an agreement which is enforceable by law. An agreement enforceable by law is known as contract. And this has been explained under section 2, subclause H of the Indian Contract Act. अब हम आज रीड करेंगे एंड आई होप दैट यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे. नाउ कॉन्सेप्ट इज वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. बिगिनिंग विद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Voidable contract has been defined under section 2, subclause I of the Indian Contract Act. Voidable, as the term itself indicates, is something which is capable of being cancelled. बिल्कुल simple language में voidable is something which is capable of being cancelled. Something which is capable of being repudiated or rescinded. अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, उससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. There are two people A and B. अब A इंसान के पास एक प्रॉपर्टी है which is worth 2 करोड़ रुपीस. B एक दिन A के घर पे आता है एंड बाय वे ऑफ कोअर्शन A को डराता है, जोर जबरदस्ती करता है, धमकी देता है. बाय वे ऑफ कोअर्शन A का कंसेंट लेता है, उससे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाता है which is a sale deed, जहां पे इट इज रिटन कि A अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी B को देने को तैयार है एंड इन रिटर्न B इज पेइंग 20 लाख रुपीस टू A. अब यहाँ पे एक तरीके से prima facie on the face of it is a contract. A contract has come into existence because B has paid him something in advance. अब अगर आप देखो तो यहाँ पे consideration है something in return. A को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले 20 लाख रुपीस मिले B से, यानी कि consideration is also here. तो एक तरीके से on the face of it, prima facie it's a contract that has come into existence. But अगर देखा जाए A का consent was not free. Now A obviously goes to the court of law, he files a lawsuit और एक कोर्ट में जाके कहता है कि आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी बैक, मुझे मेरे 2 करोड़ रुपीज वापस चाहिए एंड आई डू नॉट वॉन्ट 20 लाख रुपीज इन रिटर्न. इज इट? अब यहाँ पे कोर्ट कहता है कि जिस इंसान का कंसेंट लिया गया है, अ पर्सन हुज कंसेंट हैज बीन सो कॉज्ड, यहाँ पे कंसेंट किसका लिया गया? ए का, उसकी मर्जी के खिलाफ. नाउ दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ रिसिंडिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट. He is capable of cancelling this contract. यानी कि A के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. यानी कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट है मतलब इन्फोर्सिबिलिटी है, पार्टीज हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन स्टिल इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट कैन बी वॉइडेड. इट कैन बी वॉइडेड बाय ए, क्योंकि ए का कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय coercion. फ्री कंसेंट नहीं था. यानी कि a party whose consent has been so caused, that party is capable of making a contract voidable. यानी कि वो cancelable होता है, repudiate करवा सकता है. Is it? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो repudiate करवाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, लेकिन इट इज ओनली विद इन अ रीजनेबल टाइम. ठीक है, विद इन अ रीजनेबल टाइम. एंड व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. कोर्ट देखेगा कि रीजनेबल टाइम क्या होता है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिटन एनीवेयर कि रीजनेबल टाइम क्या होता है. इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, फ्रॉम फैक्ट टू फैक्ट. तो कोर्ट हैज टू सी कि ए जो है ही इज केपेबल ऑफ रिप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. वो रिप्यूडिएट करवा सकता है, लेकिन विद इन अ रीजनेबल टाइम वो करवा सकता है. तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. आई होप आपको समझ आया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. यानी कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में कहूं तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड वॉइड. पहले वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो कॉज्ड बाय कोercion और बाय एनी अदर मीन्स. यानी कि ए इन दिस एग्जांपल, दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ मेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसको रिप्यूडिएट करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को. अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करोगे सेक्शन 2 सब क्लॉज आई में, तो डेफिनेशन कहती है कि अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable at the option of one or more of the parties and not at the option of other or others. थोड़ी सी confusing है, but I'll make it very easy. Definition कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे ए के पास ऑप्शन रहती है that either, या क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे ए के पास ऑप्शन रहती है कि या तो ही कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, he is at liberty to cancel it also, but he may either elect to bound by it.
ए या तो ये भी सोच सकता है कि यार मुझे पंगा लेना नहीं चाहिए बी के साथ, ऑन सम अदर डे ही माइट कम और फिर से मुझे कोई और धमकी देगा। अगर ए इस चीज से डर जाता है एंड ही डिजायर्स टू बी बाउंड बाय इट, वो कहता है कि ठीक है 20 लाख रुपीज मिल गए, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी गई तो गई। अगर ए ऐसा सोचता है एंड ही डिजायर्स टू बी बाउंड बाय इट, ही इलेक्ट्स टू बी बाउंड बाय इट, अगर वो सोचता है कि मुझे रिप्यूडिएट नहीं करवाना, तो यहाँ पे ही में ईदर डू दैट, यानी कि अगर ए बाउंड रहेगा बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एनफोर्सिएबल। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से ही वॉइड नहीं है, ये शुरुआत में when the parties have entered into an agreement, उस एग्रीमेंट को enforceability मिली and it is a valid contract। अब एक ही मर्जी रहेगी जिसका कंसेंट लिया गया है बाय वे ऑफ एनी मींस, एग्जांपल कोएर्शन, हमने एग्जांपल कोएर्शन की ली है, यानी कि जोर जबरदस्ती की गई है। अब यहाँ पे ए के पास एक अपॉर्चुनिटी है, या तो उसको रिप्यूडिएट करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है, और ही में ईदर इलेक्ट टू बी बाउंड बाय इट। अगर वो उस चीज से बाउंड रहता है, यानी कि ही हैज एनफोर्स्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसने उसको उसी तरीके से रखा जिस तरीके से था एनफोर्सिएबल। लेकिन अगर वो ही इलेक्ट्स नॉट टू बी बाउंड बाय इट एंड ही इलेक्ट्स टू फाइल अ लॉ सूट, और वो कोर्ट में जाता है और इसको कैंसिल करवाता है, रिप्यूडिएट या रिसेंड करवाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, देन व्हाट ही इज डूइंग, वो इसको वॉइडेबल बना रहा है। तो इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि a voidable contract is a contract which is enforceable at the option of, अब यहाँ पे अगर A elects to be bound by it, it means it is enforceable at the option of one of the parties, और वो one of the parties कौन सी हैं, whose consent has been so caused, और यहाँ पे कौन है A। और एक डेफिनेशन में एक और वर्ड आता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। डेफिनेशन कहती है कि अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, व्हिच मींस कि एक पार्टी में जरूरी नहीं कि ए हो, एक के साथ जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग इकट्ठे मिलके लॉ सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दिस पर्सन एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, वन और मोर ऑफ द पार्टीज, यानी कि जितने भी लोग एक पार्टी में हैं, ए के साथ जितने भी लोग हैं। बट इट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, अदर और अदर्स। बी इज नॉट ओपन टू रिवोक इट। बी क्यों करेगा, ऑब्वियसली ए कैन रिवोक दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ आए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल, ईदर वॉइडेबल, ए या तो उसको वॉइडेबल कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है, और ही में ईदर इलेक्ट टू बी बाउंड बाय इट, और अगर वो बाउंड रहता है यानी कि इट इज एनफोर्सिएबल at the option of one or more of the parties and not at the option of other or others. Are you getting it? So this is it. ये एक definition है voidable contract कि मैंने आपको example से बहुत properly इसको समझाया। अब एक important point ये रहता है कि voidable contract, as the name itself indicates, it is a contract. It is not void ab initio. ये टर्म मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी समझाई कि void ab initio is something which is void right from the beginning, right from its inception. बट जब ये एग्रीमेंट हुई थी इसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी थी, पार्टीज हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, इसीलिए इट इज नॉट void ab initio. It is in fact perfectly valid in the beginning and it will remain valid until and unless it is repudiated. अगर कल को ये repudiate करता ही नहीं, he elects to be bound by it, तो वो valid रहेगी। Is it? So it is perfectly valid in the beginning and it remains valid until and unless the other person, यानी कि a person whose consent has been so caused by fraud or by any other means, until and unless that person revokes it, repudiates it, जब तक वो cancel नहीं करवाएगा तब तक ये perfectly valid रहेगी as in the beginning. Is it? और important point मैं आपको बता चुकी हूँ कि a अगर revoke करना चाहता है, he has to revoke it, within a reasonable time. रीजनेबल टाइम क्या होगा वो कोर्ट्स पे है, कोर्ट्स विल डिसाइड कि रीजनेबल टाइम होता क्या है, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वो फैक्ट्स पे, वो केस के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि विद इन अ रीजनेबल टाइम आप रिवोक कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना चाहता है, ही हैज टू रिवोक इट बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिखेगा, बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। अब ड्रॉन अ डायग्राम हियर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रॉपर्टी बी ने ए से ली वर्थ 2 करोड़ रुपीज एंड ही हैज गिवन 20 लाख रुपीज टू ए, उसने उस प्रॉपर्टी 2 करोड़ के बदले 20 लाख रुपीज ए को दे दिए। अब कल को जाके अगर बी इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है एंड दैट थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। गुड फेथ मैंने अगेन प्रीवियस वीडियोस में समझाया, गुड फेथ मीन्स व्हेन अ पार्टी इज एक्टिंग इनोसेंटली। इनोसेंटली मतलब जब उनको सच्चाई का नहीं पता, थर्ड पार्टी को नहीं पता कि बी एक गलत तरीके से ए से उसकी प्रॉपर्टी लेके आया। इफ दिस थर्ड पार्टी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, इफ दे आर एक्टिंग इनोसेंटली, और वो इस बी ये सोचते हैं कि जो प्रॉपर्टी बी हमें बेच रहा है वो बी की ही है, उसका जो ऑनर है या टाइटल है वो बी के पास है। अगर थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है, इफ दे आर एक्टिंग इन गुड फेथ, और वो इस प्रॉपर्टी को बी से ले लेते हैं, पूरी अमाउंट पे कर देते हैं, तो यहाँ पे
ए इस चीज को अब वॉइडेबल नहीं कर सकता बिकॉज राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी हैज इंटरवीन्ड एंड सिंस दे वर एक्टिंग इन गुड फेथ, उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, दे वर एक्टिंग इनोसेंटली, सो यहाँ पे कोर्ट कभी भी थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं देता। याद रखना, अगर राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन हो जाते हैं, उनके राइट्स बीच में, उनका अधिकार लिटरली बीच में आ जाता है, तो वहां पे कभी भी थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। इज इट? तो ए हैज टू रिप्यूडिएट इट विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। हाँ, अगर यहाँ पे सी को, विच मीन्स कि थर्ड पार्टी को, अगर ये चीज पता हो कि बी जो है वो इसका ऑनर नहीं है और बी ने गलत तरीके से किसी से प्रॉपर्टी ली है, डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट, अगर थर्ड पार्टी इस चीज को खरीदती है, तो वहां पे ए हैज एन ऑप्शन बिकॉज इनके जो एक्चुअल राइट्स है दे हैव नॉट इंटरवीन्ड, दे वर अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वो गलत तरीके से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थर्ड पार्टी मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन गुड फेथ, गुड फेथ मतलब इनोसेंटली, और अगर उन्हें हर एक सच्चाई का पता है, अगर वो दे आर अवेयर ऑफ द ट्रूथ, तो वहां पे ए ऑब्वियसली कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया। और लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट मैंने वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स में भी समझाया, जो टॉपिक मैंने अभी इस प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आई गिवन यू अलॉट मेनी एग्जांपल्स कि आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट समझ आ जाए। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है कि अगर आपको किसी इंसान से कोई बेनिफिट मिला है, यू हैव टू रिस्टोर इट बैक। रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोरेशन बैक। अब यहाँ पे अगर ए कोर्ट के पास जाता है और अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस लेता है, ए को मिल भी जाएगी, लेकिन एक कंडीशन ये रहती है कि ए हैज टू गिव दोस 20 लाख रुपीज बैक टू बी, यानी कि ए को क्या करना होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट करना होगा, रिस्टोरेशन बैक ऑफ बेनिफिट करना होगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन बैक ऑफ बेनिफिट। अगर ए को उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस मिलती है, तो जो बेनिफिट बी ने ए को दिया था 20 लाख रुपीज का, ए को वो पैसा वापस करना होगा। और ये जो चीज है ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमें बताता है सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ यू ओपन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बुक एंड यू रीड सेक्शन 64, वहां पे आपको दिखेगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। या तो आप रेस्टिट्यूशन करो बेनिफिट का, यानी कि ये 20 लाख रुपीज वापस करो इफ यू आर गेटिंग अ 2 करोड़ प्रॉपर्टी बैक, या फिर आप कॉम्पेंसेट करो, यानी कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि somebody has you have availed services of a person, अपने किसी बंदे की सर्विसेज को अवेल किया ना, ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, कॉम्पेंसेट करना होगा उस इंसान को। अगर यहाँ पे ए बी की कोई भी सर्विसेज अवेल करता, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए को कुछ मिलता वापस से, तो उसको रेस्टिट्यूशन करनी होगी। अगर आप किसी की सर्विसेज को अवेल करते हो, तो वहां पे आपको कॉम्पेंसेशन देनी है। और अगर आपको समथिंग इन एडवांस मिला है, जैसे कि ए को 20 लाख रुपीज मिले, यू हैव टू पे इट बैक, दैट इज टर्म्ड एज रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। Now moving on to void contracts. It's a very interesting concept because अब आप देखो, void is something which is not enforceable by the court of law. I've been telling you, time and again कि void का मतलब होता है something which is not enforceable by the court of law, and contract is something which is enforceable by a court of law. यानी कि void agreement, ये दोनों चीजें किस तरीके से इकट्ठी आई हैं। void का मतलब समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जो चीज एनफोर्सिएबल नहीं होती कोर्ट ऑफ लॉ के तरफ से, इट मीन्स इन केस ऑफ ब्रीच, इन केस ऑफ वायलेशन, कोर्ट कैन नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, जो चीज एनफोर्सिएबल है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको लॉ की बैकिंग मिली है। तो ये दोनों टर्म्स अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इज इट? अब इसका मतलब क्या रहता है, आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन रीड करेंगे, राइट? तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहती है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पीपल A and B, they have entered into a contract on 1st of January 2021. 1st of January 2021 को वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, और ये इंसान जो है A, वो B को लिकर प्रोवाइड करता है, यानी कि they have entered into a contract कि आप मुझे लिकर सप्लाई करोगे इन फ्यूचर, यानी कि इस इंसान ने B को लिकर प्रोवाइड करना है, एंड इन रिटर्न जो आपका B है वो A को कुछ मनी पे करेगा, ऑब्वियसली एडवांस दे देगा कुछ, और मुझे आप ऑन सो एंड सो डेट आप मुझे लिकर की कुछ बॉटल्स और अ बॉक्स आप मुझे प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे बिफोर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाता, अब इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियलिटी, अगेन it is not void ab initio, it is not void right from its beginning, right from its inception। जब इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये परफेक्टली वैलिड था, ठीक है, यानी कि 1st of January 2021 को जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इट वाज परफेक्टली वैलिड, बट इसकी इन्फोर्सिबिलिटी थोड़ी देर बाद थी, यानी कि ए ने जो उसको बॉटल्स देनी थी लेकर की, वो थोड़ी देर बाद देनी थी। बट बिफोर दिस कुड टेक प्लेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऑन 2nd of February 2021, it's just a hypothetical example, on 2nd of February 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द ट्रेड ऑफ लिकर, उन्होंने लिकर के ट्रेड को ही बैन कर दिया। अब क्या
ए बी को वो लिकर दे पाएगा? नहीं, बिकॉज दैट ट्रेड हैज बीन प्रोहिबिटेड, इट हैज बीन बैन्ड। Now what about this money which B has given to A? B ने कुछ मनी एडवांस करी थी, so इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं void contract, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ लेकिन अब वो void हो गया। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को समझना जरूरी है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. So it's a kind of tongue twister thing, but I'll make you understand. कहते कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाता है, सीजेस मतलब विच स्टॉप्स टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट बिकम्स वॉइड। पहले तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट था which was perfectly valid in the beginning when this contract was entered into by these two people. It was perfectly valid, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, all the essentials of a valid contract were fulfilled, is it? So ये perfectly valid contract था, but this contract it ceases, it stops to be enforceable by law, it becomes void। इसलिए ये void हो गया because now it ceases to be enforceable। जो चीज पहले enforceable थी, लिकर ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं थी, on 2 February 2021 तक liquor trade was not prohibited, and this contract was entered into on 1st of January, nearly a month before। अब एक महीने बाद this trade of liquor it has been prohibited or banned by the government of India। Now when this law it ceases to be enforceable, then and there this contract also ceases to be enforceable। जब ये contract ceases to be enforceable, it means this contract has become void, now it is not enforceable by the court of law। आई होप आपको समझ आया। और इसमें अगेन वही है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट डेफिनेटली होगा बिकॉज इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, पहले से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये वॉइड नहीं होती हैं, सब्सिक्वेंटली दिस कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड, बाद में सब्सिक्वेंट टू व्हाट, सब्सिक्वेंट टू दिस लॉ, जब ये अनएनफोर्सिएबल किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट। और यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड अगेन होता है जो बी ने मनी ए को पे करी थी एडवांस प्रायर टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो जो ए है, ए को बी को वो मनी वापस करनी होगी, उसको रेस्टिट्यूशन रिस्टोरेशन बैक ऑफ बेनिफिट करना होगा। और ये चीज इज डिफाइंड इन सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ यू ओपन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बुक, आपको दिखेगा कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके रेस्टिट्यूशन आपको सेक्शन 64 में दिखेगी, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की आपको जो रेस्टिट्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगी इन सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको आप बोलते हो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी कि इट वॉज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द बिगिनिंग बट इट बिकम्स वॉइड। बिकम्स का मतलब है कि सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ ड्यू टू सम इवेंट, इट हैज बिकम वॉइड। तो ये आपको वर्डिंग देखने को मिलेगी सेक्शन 65 में, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। और ये क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच बिकम्स वॉइड, बाद में वॉइड हुआ, इट वॉज परफेक्टली वैलिड इन द बिगिनिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो में हमने यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने थे, विच इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड void contract। Voidable contract has been defined under section 2 subclause I of the Indian Contract Act, and void contract has been defined under section 2 subclause J of the Indian Contract Act। And guys, I request you, if you are not in touch with my videos, at least on the Indian Contract Act, उनको daily basis पे जरूर देखो, because मेरी बहुत बार कोशिश रहती है कि जो कॉन्सेप्ट्स को हमें इन फ्यूचर आएंगे, मेकिंग अ फाउंडेशन फॉर यू। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिगिनिंग में ही कवर कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं which I'll be picking up from here only in future। So stay tuned with my videos on Indian Contract Act ताकि आपको betterly समझ आ जाए and it becomes easy for me to teach। So thank you so much guys, stay safe, keep learning and bye bye।